हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर, इस वीडियो सेशन के अंदर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स, इंटेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस दोस्तों आपके चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी आपके क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है दोस्तों, इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने एक एक क्वेश्चन को, चाहे वो आपके एग्जाम्पल्स हों, चाहे वो आपके इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन को मैंने प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ दोस्तों उससे एसोसिएटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है या कोई टॉपिक है या कोई भी चीज उससे एसोसिएटेड है जो कि आपको काफी फ्रूटफुल होगी अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक, वो चीज भी मैंने इसमें डिस्कस किया है। आई होप ये सारी चीजें मिलाकर आपको एक अच्छा कंटेंट आपको मिल जाए और इस पूरे चैप्टर के अंदर ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही, जब बल्कि इस चैप्टर के से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में भी आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल सके, एक क्विक नॉलेज मिल सके। हालांकि इस पूरे वीडियो सेशन का मेन फोकस आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स ही रहेंगे, Q&A सेशन ही रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आपको इसमें कई सारे बातें एक्स्ट्रा भी मिलेंगी। ठीक है, होप ये सारा का सारा जो पैकेज है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। विद दिस नोट आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू दोस्तों। देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। आइए, तो जैसे ही हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो जो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो हमारे सबसे पहले जो क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, वो चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है और ये आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों वो ये एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल 12.1। तो आइए दोस्तों जरा हम 12.1 एग्जाम्पल को जरा देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। आइए, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 12.1 क्वेश्चन। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो दोस्तों, न्यूमेरिकल, बेसिकली न्यूमेरिकल अगर कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो तो उसके अंदर हमें कुछ बुनियादी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग गिवन फैक्ट्स लिखिए कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन फैक्ट्स है, उससे एसोसिएट, फिर आप लिखिए टू फाइंड कि आपको बेसिकली क्या निकालना है। उसके बाद एसोसिएटेड फॉर्मूलाज लिखिए कि अगर उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कौन से एसोसिएटेड फॉर्मूला उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रिकॉर्ड में हैं। उसके बाद दोस्तों आप एनालाइज कीजिए और फिर आप उसको सॉल्व कीजिए। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसान होगा। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग गिवन फैक्ट्स लिख लेते हैं कि ये गिवन फैक्ट्स में क्या क्या है। तो अ करंट, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, अ करंट ऑफ 5.5 एम्पियर, तो हमें आई की वैल्यू दिया है दोस्तों 0.5 एम्पियर। ठीक है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, तो हमको टाइम दिया है दोस्तों 10 मिनट्स। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको कर लेते हैं 60 × 10, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 600 सेकंड्स। ठीक है, हमारे पास आई है, हमारे पास टी है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमको क्यू निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके गिवन फैक्ट्स हो गए, ये आपका टू फाइंड हो गया। और अब मैं लिखूंगा दोस्तों आपके लिए एसोसिएटेड फॉर्मूला। तो हमारा जो घंटी बज रही है दिमाग में, जो हमारे दिमाग के अंदर जो जो इंडिकेशंस आ रही हैं, वो करंट का फॉर्मूला आ रहा है I इक्वल्स टू Q बाई टी का। तो I इक्वल्स टू Q बाई टी इसके अंदर अप्लाई हो सकता है। तो देखिए, आपके पास I है, आपके पास T है, आप Q डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो Q क्या हो जाएगा दोस्तों, Q इक्वल्स टू I इंटू T। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0.5 × 600। ठीक है दोस्तों, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 5 = 30,
0 0 और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 300 कूलम्स ऑफ चार्ज आ जाएगा दोस्तों। एक सेकेंड ना, $300 कूलम्स ऑफ चार्ज आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को पहला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चंस में देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों कि क्या कह रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं पैड ले लेता हूं। देखिए इन्होंने बेसिकली पूछा है दोस्तों कि what does an electric circuit mean। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन ये लोग पूछ रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है और कंटिन्यूअस आप बोल सकते हैं, क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ होता है इन विच करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। एक क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर एक कंटिन्यूअस एक क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है, फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। दोस्तों एक चीज और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यूजुअली ऐसे आप बोल सकते हैं, यूजुअली इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं ना, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं दोस्तों कंसिस्ट करते हैं वायर्स को, ठीक है, वायर्स को, स्विच को, ठीक है, सोर्स को, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, है ना, अप्लायंसेस को, एक्सेट्रा, और भी चीज़ें आप इसके अंदर लगा सकते हैं, जैसे डिवाइसेस जो कि आपके करंट नापें, वोल्टेज नापें, है ना, इस टाइप की डिवाइसेस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यूजुअली मैंने वर्ड यूज़ किया है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर सर्किट में हर चीज़ें उपलब्ध हों, लेकिन इनमें से यूजुअली चीज़ें उपलब्ध होती हैं। थोड़ा आंसर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब हमको दोस्तों यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है। तो यूनिट ऑफ करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो करंट होता है वो Q/T होता है। अब यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में वन के बारे में पूछ रहा है, 1 यूनिट ऑफ एम्पियर। अगर मैं कैसे बोलूं, अगर मैं बोलूं डिफाइन 1 यूनिट ऑफ एम्पियर बोलूं, या 1 यूनिट ऑफ करंट बोलूं, या सिंपली बोलूं 1 एम्पियर, या मैं सिंपली बोलूं 1 यूनिट ऑफ करंट, अभी जैसे कि मैंने कहा, इन सब का मीनिंग एक ही है। तो मेरे को इसको डिफाइन करना है दोस्तों, इस चीज को मेरे को डिफाइन करना है, 1 यूनिट ऑफ करंट। तो इन शॉर्ट आप जरा सोच के देखिए कि ये 1 कब होगा। यूजुअली ये 1 तब होगा जब ये लोग आपस में कैंसिल आउट करके आंसर हमको 1 दे, अर्थात इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए कैसे, आप ऐसे बोल दीजिए कि सिंपल भाषा में 1 एम्पियर ऑफ करंट आप कब बोलोगे कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है एक सर्किट के अंदर फॉर 1 सेकेंड ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट हैज फ्लोन। ठीक है, देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, इसको भी मैं 1 बना दे रहा हूं, इसको भी मैं 1 बना दे रहा हूं। तो दोनों को जब मैं 1 बना दूंगा तो इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, देखो ऐसे बोलूंगा, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फ्लो करेगा तभी तो करंट कहलाएगा। फ्लोइंग इन अ सर्किट, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड ऑफ टाइम और पर सेकेंड ऑफ टाइम, ऐसे बोल दीजिए, फॉर 1 सेकेंड ऑफ टाइम और फॉर पर सेकेंड ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट 1 यूनिट of current, so called 1 ampere और 1 unit of ampere has flown। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, आइए, when 1 कूलम, कूलम बेटा, COULOMB, कूलम, when 1 कूलम of charge, when 1 coulomb of charge is flowing, obviously किसी सर्किट के अंदर
flowing in a circuit for 1 second of time, 1 सेकेंड के लिए, और पर सेकेंड बोल दो, for 1 second of time, then we can say 1 unit of current, जिसे हम एम्पियर कहेंगे, is flown, या वो डिफाइन हो गया, है ना दोस्तों। तो कितना सिंपल था ना, दोनों को 1 1 बना दीजिए तो आपके पास 1 एम्पियर। आप लोग तो ये चीजें छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे, जब फोर्स को हमको डिफाइन करना होता था कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को डिफाइन करो, तो आप लोग बोलते थे F इक्वल्स टू ma होता है 1 kg ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सिलरेशन। When it is traveling with the acceleration of 1 meter per second square of acceleration, then we can say that 1 Newton of force is being applied on that 1 kg of an object, है ना। ऐसे हम लोग 9th वगैरह में छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे। ठीक वैसे ही है दोस्तों, 1 1 आप बना दीजिए, आपके पास 1 आ जाएगा। सो इट्स अ डायरेक्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब अगला देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या कह रहा है, इसको हटा देते हैं। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसको यहां से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला में बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स मेरे को निकालना है। ये मैं गिवन फैक्ट्स लिख रहा हूं दोस्तों, और रुकिए ढंग से लिख देता हूं। ये हमारा गिवन फैक्ट्स है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गिवन फैक्ट्स क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे को निकालना है ना दोस्तों, मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो मेरे को चार्ज कितना दे दिया है, 1 कूलम। बस मेरे को इतना ही क्वेश्चन गिवन है, और मेरे को ये सॉल्व करके मेरे को बताना है क्या कुछ होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मेरे दिमाग में घंटी बज रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला है वो क्या था, Q इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। यही था ना दोस्तों फॉर्मूला सेशन की वीडियो आप जरूर चेक कीजिए मेरा, उसके अंदर मैंने बहुत विस्तार से सारे फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस किया है। तो आइए लगा देते हैं फॉर्मूला। देखिए मेरे पास चार्ज 1 दिया हुआ है, ये चीज़ ये है, बस सॉल्व कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये है ना 1 कूलम, तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, 1 इंटू 10⁻19 अपॉन में 1.6। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 लिख देता हूँ और 100 लिख देता हूँ। चलो 10 की देखो 1 इंटू ये तो यही रहेगा, तो इसको मैंने क्या कर दिया, रुकिए ढंग से बताने दीजिए। ये 10⁻19 मैंने कर दिया अपॉन में 1.6, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज दैट मच ओनली। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, है ना। सिंपल ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली छोटी क्लासेस में 6th क्लास में यूजुअली इसको सिखा दिया जाता है। 6th 7th क्लास में आप लोगों को पावर एंड एक्सपोनेंट सिखा दिया जाता है, और फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो सिंपल है, यहाँ से 2 zeros मैंने ले लिए तो बेसिकली 17 हो गया, ये आ गया 1.6। इस पॉइंट को हटा दीजिए, अपॉन में 10 कर दीजिए, चूंकि ये ऊपर आ जाएगा तो ये कुछ ऐसे अब दिखेगा दोस्तों, 1000 इंटू 10⁻17 अपॉन में 16, है ना दोस्तों। अब इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे और आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इसको काट लीजिए, 8 कर दीजिए, इसको 500 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, इसको 250 कर दीजिए, ये 2 हो गया, ये 125 हो गया, है ना दोस्तों। और ये हो गया 5 6 12 2 0.5। तो बेसिकली क्या नज़र आ रहा है, 62.5 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, है ना दोस्तों। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा।
आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन भी अब हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आइए, तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पर हैं ये क्वेश्चंस। हाँ जी, तो ये हमारे पास अब एक एग्जाम्पल आ गया दोस्तों। तो आइए पहले इस एग्जाम्पल को शॉर्ट आउट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इस एग्जाम्पल को क्लिप आउट कर लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया हमारा एग्जाम्पल। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है। तो पहले हम लोग गिवन फैक्ट्स लिख लेते हैं कि गिवन में क्या कुछ है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन, तो इन्होंने हमसे वर्क डन पूछा है, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो मेरे पास चार्ज दे दिया है 2 कूलम्स का, अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वोल्टेज इन्होंने मुझे 12 दे दिया, 12 वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। तो अब मुझे मालूम है, मेरे को ये देखते ही तुरंत फॉर्मूला मेरे दिमाग में क्लिक करेगा, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में Q। तो इसको अप्लाई कर देते हैं दोस्तों और वर्क डन लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू इक्वल्स टू वर्क डन, यही आएगा ना दोस्तों। जब ये चीज़ इधर चली जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा वर्क डन। ये देखिए दोस्तों, वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 इंटू 12। तो वर्क डन मेरे पास आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 24 जूल्स, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वर्क डन की SI यूनिट जूल्स होती है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12.2 माय फ्रेंड्स। देखिए फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, और आप लोग मेरे फॉर्मूला स्टोरी वाला जो वीडियो है उसको आप लोग ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और चीज़ों को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ मालूम चलेगा। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कुछ कहता है। देखिए 24 आया गया है अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। दिस इज हाउ वी गेट। तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, तो हमें क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेने दीजिए मुझे, फिर बताने में थोड़ा सहूलियत होगी। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोला गया है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे मेंटेन करते हैं, हम बैटरी से करते हैं, है ना। हम बैटरी से करते हैं, हम जनरेटर से कर सकते हैं, हम लोग जनरेटर से कर सकते हैं, हम लोग सेल से कर सकते हैं, सोलर सेल से, है कि नहीं। सोलर सेल से हम कर सकते हैं। बेसिकली वोल्टेज हम किन किन चीज़ों से पैदा कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से हम कर सकते हैं, जो हमको मिलता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हमको घरों में मिलता है ना, एक्सेट्रा, जो बहुत सारे आप इसमें डाल सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ नॉर्मल क्वेश्चन। अगला देखिए, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने करंट के बारे में किया था, वैसे ही हम लोग वोल्टेज के बारे में करेंगे। तो देखिए हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वर्क डन अपॉन में Q, है ना। तो कब हम बोलेंगे कि वोल्टेज 1 वोल्ट होगा, कब हम बोलेंगे। यूजुअली एक कंडीशन, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन क्या है कि वर्क डन भी 1 हो जाए, चार्ज भी 1 हो जाए, तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 इज 1, है कि नहीं, सिंपलेस्ट कंडीशन। तो इसी को इंग्लिश में जरा लिखते हैं, ऐसे बोलेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क डन एनर्जी को ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, और फॉर्मूला वाले सेशन के अंदर भी बताया हुआ है। फॉर्मूला वाला जो वीडियो हमने बनाया है इलेक्ट्रिसिटी पे, उस पर भी दोस्तों ये चीज़ बताई गई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। तो क्या है दोस्तों, वर्क डन मीन्स एनर्जी। तो हम बोलेंगे व्हेन, देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन 1 जूल, इसको लिखना पड़ेगा, व्हेन 1 जूल of energy is required to move 1 coulomb
of positive charge from one point to another point in an electric field, then we can say 1 volt of PD potential difference is there. अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा एक छोटा सा ना आप डायग्राम बना सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है दोस्तों, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोस्तों आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इन्फिनिटी तक लाई करता है। ऑब्वियसली आप लोगों को मालूम होगा इन्फिनिटी तक ये लाई करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज को दोस्तों लाने में कितनी एनर्जी लगी, इसको यहां से यहां पे लाने में कितना वर्क डन लगा, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर 1 वर्क डन लगा 1 जूल ऑफ एनर्जी लगा, तो इसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और जब अगर ज्यादा लगेगा उस हिसाब से उसको वोल्टेज बताते हैं, ठीक है। तो ये था, तो when 1 joule of energy is required to move 1 coulomb of charge, 1 coulomb of positive charge from one point to another point in an electric field, then we can say 1 volt of PD is there, potential difference is there, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। अब जरा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या डिस्कशन है दोस्तों, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट नीड दिस नाउ। क्या बोला है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। इसको तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आइए, क्या क्या है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज गिवन, सॉरी, तो हमको वर्क डन निकालना है टू 1 कूलम ऑफ चार्ज, टू 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज हमको दे दिया 6 वोल्ट का दोस्तों। तो हमको मालूम है फॉर्मूला V क्या होता है दोस्तों, हमको मालूम है फॉर्मूला V क्या होता है दोस्तों, वर्क डन अपॉन में Q, वर्क डन अपॉन में Q होता है ना V। तो आके निकाल लेते हैं, चलिए। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू, हो जाएगा ना V इंटू क्यू दोस्तों। तो आइए निकाल देते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, वोल्टेज कितना है दोस्तों 6 इंटू चार्ज कितना है दोस्तों 1, तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन जरा देखते हैं कि क्या है। आइए दोस्तों, चलिए, तो हमारे पास एग्जाम्पल आ गया है दोस्तों। तो इस एग्जाम्पल को जरा शॉर्ट आउट करते हैं कि ये क्या है एग्जाम्पल, ठीक है। आइए इसको क्लिप आउट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इस एग्जाम्पल को क्लिप आउट करके लाएंगे, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is 1200 ohms। पहला पार्ट ये है दोस्तों, पहला A पार्ट ये है, और फिर B पार्ट, how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohms। तो सबसे पहले पहला A पार्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या है, तो गिवन फैक्ट्स डालते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमेशा गिवन फैक्ट से शुरुआत करें। तो गिवन फैक्ट्स में क्या है दोस्तों, हाउ मच करंट, तो ये हमसे करंट के बारे में पूछ रहे हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम, वोल्टेज हमको दे दिया 220 वोल्ट है ना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 12, इफ द रेजिस्टेंस हमको दे दिया 1200 ओम्स,
ठीक है दोस्तों, तो ये देखते ही, ये रिलेशन देखते ही फॉर्मूला की घंटी बजती है दिमाग में, V इक्वल्स टू आई आर दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज गिवन है कि नहीं, हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है और हमको I निकालना है। तो कितना सिंपल हो जाएगा ना। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, V बाई आर, है ना, इसी फॉर्मूले से बन गया। तो आइए निकाल देते हैं, कितना आएगा, V कितना है दोस्तों, 220 डिवाइडेड बाई 1200 इक्वल्स टू I। तो जैसे ही इसको आप काट देंगे, 1 सेकेंड प्लीज, जैसे ही इस जीरो को इस जीरो से आप काट देंगे, ठीक है, तो आपका 22 का 11 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 60। अगर आप I को 11 बाई 60 एम्पियर्स लिखें तो भी सही है, और अगर आप इसको सो कॉल्ड डेसिमल्स में अगर आप निकाल के लिखते हैं तो 11 को अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास करंट की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी वन सेकेंड दोस्तों, 0.183 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। आई होप आप लोगों को पहला पार्ट समझ में आ गया हो। आइए दोस्तों, अब जरा हम दूसरा पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। हाउ मच करंट, फिर से बी पार्ट सॉल्व करते हैं। हाउ मच करंट, तो इन्होंने हमसे करंट पूछा है, तब कब, जब व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट। तो हमारे पास वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट का फ्रॉम, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने हमको कितनी दे दी है दोस्तों, 100 ओम्स का। 100 ओम्स का इन्होंने हमको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस दे दिया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या आंसर आएगा। फिर से वही V इक्वल्स टू आई आर आने का दिमाग लग रहा है, दिमाग के अंदर इस बारे में आ रहा है। तो मेरे को I निकालना है, तो दोस्तों I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर, है ना दोस्तों। तो आइए पुट करते हैं दोस्तों, I इक्वल्स टू V की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है दोस्तों 100। तो ये इधर पॉइंट लग जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.2 एम्पियर्स ऑफ करंट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12.3 आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला भी हमारे पास एक एग्जाम्पल ही है, तो पहले इसको क्लिप आउट कर लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स सी दोस्तों क्या है इसके अंदर। तो ये है अपना एग्जाम्पल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। आइए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो हमको गिवन फैक्ट्स में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिवन फैक्ट्स में हमको वोल्टेज कितना दे दिया है, 60 वोल्ट्स। ठीक है दोस्तों। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट, हमको करंट दे दिया 4 एम्पियर्स का फ्रॉम अ सोर्स, अच्छी बात है। ठीक है, व्हाट करंट विल इट, अब इन्होंने ये तो केस दे दिया, साथ ही साथ अनदर केस हमको डिस्कस कर रहे हैं, इसको केस 1 बोल दीजिए। केस 1 में उन्होंने बोल दिया कि एक वाटर हीटर को, वाटर हीटर ही है ना, इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर को हमने 60 वोल्ट से कनेक्ट किया और इतना करंट वो उठा रहा है या खा रहा है, यूज कर रहा है बेसिकली। तो उसके बाद बोला कि व्हाट करंट, दूसरे केस में केस 2 कह रहा है। अब मुझे कैसे मालूम चला ये केस 2 कह रहा है, क्योंकि दोस्त पहले केस में तो करंट दे ही दिया ना, अब दूसरे बार फिर से करंट की चर्चा की है, तो ऑब्वियसली किसी केस के बारे में बात कर रहा होगा, है ना। तो व्हाट करंट, अब देखो मुझसे करंट पूछ रहा है, व्हाट करंट, ऑब्वियसली सेम में पूछेगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें करंट गिवन है, तो दूसरे केस के लिए बात कर रहे हैं। तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू, if the potential difference is increased to 120 volt।
अगर 120 वोल्ट हो जाएगा तो मेरे पास करंट उसके अंदर क्या हो जाएगा, मटेरियल सब कुछ सेम है, बस वोल्टेज देखिए पहले 60 वोल्ट के केस में था, फर्स्ट केस में 60 वोल्ट था और उसी में सेकंड केस बना के इन्होंने 120 वोल्ट दे दिया। तो ऑब्वियसली ये चीज देखकर मेरे दिमाग में V इक्वल्स टू आई आर बजने की ज्यादा संभावना है। घंटी बज रही है दोस्तों V इक्वल्स टू आई आर की, और जिसमें जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है शुरू से ओम्स लॉ के अंदर, हमने ये ओम्स लॉ का ही फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है दोस्तों। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है जो R होता है, R रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है ना दोस्तों वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसके अंदर मेरे पास R जो निकलेगा वो R और ये R दोनों सेम होगा, दोनों के केस में R सेम होंगे। क्यों सेम होंगे कि दोनों में सेम हीटर्स का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर दोनों ही केस में है, सेम इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका R हम लोग निकाल के इसमें डाल देंगे, जैसे इसमें R आ जाएगा फिर I की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा, यही वाला फॉर्मूला दोस्तों लगेगा। तो आइए सबसे पहले R निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा V बाई आई दोस्तों। तो उठा के डाल देते हैं, R की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल जाएगी, यहीं पे निकाल देते हैं V बाई आई, तो 60/4, तो ये हो गया 2, ये हो गया 30, ये आ गया 15 दोस्तों। तो 15 ओम्स आपका आ गया, और यही 15 ओम्स यहाँ भी होगा। अब दोबारा फॉर्मूला इसमें यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, I की वैल्यू हो जाएगी V बाई आर, है ना। ये चीज़ इधर चली जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी V बाई आर। तो आइए सॉल्व करते हैं। I की वैल्यू, I कितनी हो जाएगी, V कितनी है दोस्तों 120, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों 15। तो मेरे पास करंट जो आएगा दोस्तों 120 डिवाइडेड बाय 15, जैसे ही मैं करूँगा तो ये कट के डायरेक्ट 8 के टेबल में आ जाएगा, 8 15 और 15 तो आपके पास आ गया 8 एम्पियर ऑफ करंट दोस्तों। तो सेकेंड केस में दोस्तों हमारे पास 8 एम्पियर ऑफ करंट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों आपके पास 8 एम्पियर ऑफ करंट आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो बहुत इजी होगा। अगर ऐसे आप देखते हैं तो कई बार कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं एक एक पार्ट को मेरे प्यारे दोस्तों मैं तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। अगला पार्ट देखते हैं दोस्तों कि अगला पार्ट क्या है। ये फिर से एक और एग्जाम्पल आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल को जरा सॉर्ट आउट करते हैं, क्लिप आउट कर लेते हैं इसको क्लिप 1 सेकेंड प्लीज, इसको क्लिप आउट कर लेते हैं दोस्तों, फिर सॉल्व करते हैं। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों। आइए तो इसमें बोला गया है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो हमें लेंथ दिया है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा दूसरा कलर लेने दीजिए, इस बार गिवन फैक्ट्स डालते हैं। इन फैक्ट ज़रा रुकिए, गिवन फैक्ट्स इसमें क्या क्या हैं ज़रा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो हमें लेंथ दे रखी है दोस्तों 1 मीटर की, इज 26 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 26 ओम्स एट टेम्परेचर हमको दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, तो हमें डायमीटर दे दिया, डायमीटर हमको दे दिया दोस्तों 0.3 मिलीमीटर। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, हमसे इन्होंने रो की वैल्यू पूछ ली है ऑफ द मेटल यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर।
हमको ये टेबल देखकर मटेरियल भी बताना है कि किस प्रकार का मटेरियल की इतनी रेजिस्टिविटी। जब हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे ना तो उसको हम टेबल से कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि किस मटेरियल की होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये सब देखकर तो एक फॉर्मूला तो दिमाग में बनता ही बनता है, R इक्वल्स टू रो टाइम्स L बाई A। ये फॉर्मूला दोस्तों दिमाग में आता है ना। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या कुछ गिवन है और क्या कुछ हमको निकालना पड़ेगा। देखिए हमें लेंथ गिवन है, बहुत बढ़िया जी, लेंथ गिवन है, हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, अच्छी बात है। टेम्परेचर का इस फॉर्मूला में यूज नहीं होता तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन कई बार मन में आता है कि टेम्परेचर क्यों दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को जान के ये ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर देने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन की जो कंसीडरिंग सिनारियो है ना एट 20 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब हमने 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही इस सारे सिनारियो को हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा और वो हीट पूरे के पूरे सिनारियो को, पूरे के पूरे क्वेश्चन को बदल देगा। क्योंकि जैसी जैसी हीट बढ़ती जाएगी ना दोस्तों, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने हमें 20 डिग्री सेल्सियस का एक इंडिकेशन दिया है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है कंसीडरिंग, ठीक है। तो ये एक एडिशनल इन्फो है। डायामीटर हमको दिया है, यहाँ पे देखने वाली बात होगी दोस्तों, इन्होंने हमको डायामीटर 0.3 mm दिया है, तो ऑब्वियसली इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो mm को दोस्तों, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 1/1000 से। तो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो मीटर में आ जाता है दोस्तों। तो आइए हम इसको ज़रा मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 0.3 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया आपका मीटर। डायामीटर आ गया दोस्तों मीटर के फॉर्म में, ठीक है। अब जरा इसको हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस देखिए दोस्तों क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1/2, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। इस पॉइंट को हटा के एक जीरो और बढ़ा देता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरे पास रेडियस क्या आएगा, मेरे पास रेडियस आएगा 3/20,000, 3 बाई दोस्तों 20,000। और इसको अगर मैं कट कर दूं तो ये हो जाएगा 1.5, और ये है कितने 4 जीरोस, तो इंटू 10⁻⁻⁴ मैं लिख सकता हूँ। ये आ गया मीटर। ये मेरे पास रेडियस हो सकता है दोस्तों, इसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं डायरेक्ट इसी को यूज़ कर सकता हूँ, किसको, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना दोस्तों, इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जो भी सहूलियत हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया जैसे ही हम निकालेंगे उसके बाद हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास एरिया जो होगा दोस्तों वो क्या होता है, πr², जैसे कि मैंने फॉर्मूला के अंदर डिस्कस किया था। आप लोग प्लीज़ मेरे फॉर्मूला के वीडियो एक बार ज़रूर देखें, उसके अंदर इन सब चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। तो एरिया जो हो गया दोस्तों 22/7 इंटू r²। r क्या था, ये निकला था 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। अगर आपको ये आता है तो इससे आप कर लीजिए, इनफैक्ट आना चाहिए, आप लोग 10th में हैं, इसी से कर लीजिए तो बेटर रहेगा। उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे मतलब मैं ये इस वैल्यू से कहना चाह रहा हूँ, इससे भी आप कर सकते हैं, और इससे तो अभी हम फिलहाल कर ही रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे पास एरिया हो जाएगा 22/7। इसको ज़रा मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं, डेसिमल में करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर लेते हैं। ये हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225, तो ये 2 बार ये हो गया इंटू 10⁻⁸ ये आ जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर। तो और थोड़ा इसको रिफाइन कर लेते हैं दोस्तों। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं 3.14 टाइम्स 2.25 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.065 इंटू 10⁻⁸ आ जाता है दोस्तों।
तो ये रहा आपका एरिया। तो दिस इज योर एरिया, सो कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया दोस्तों हमारे पास आ चुका है। अब जरा फिर से क्वेश्चन पे जरा नज़र घुमाते हैं और देखते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ निकालना था। तो रेजिस्टेंस था हमारे पास, लेंथ था हमारे पास, अब एरिया भी हमारे पास आ गया है। तो क्या हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली दोस्तों हम रेजिस्टिविटी को निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा मैं रब कर लेता हूँ और मैं इतनी सी जगह में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट दोस्तों। ठीक है, इसको भी मैं ज़रा हटा लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5 इंटू 10 की द पावर ऑफ -4 मीटर। ये हमारे रेडियस है दोस्तों। तो इसको भी हटा लेता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए दोस्तों। ठीक है, आइए तो ज़रा अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस है 26 ओम्स इक्वल्स टू रो की वैल्यू हमको निकालनी है इंटू 1 डिवाइडेड बाय दोस्तों एरिया हमने कितना निकाला है 7.065 इंटू 10 की द पावर ऑफ -8। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों 26 इंटू 7.065 इंटू 10 की द पावर ऑफ -8 इक्वल्स टू रो। तो अगर मैं इसको इंटू करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा दोस्तों, अगर मैं इसको इंटू करता हूँ 26 से तो मेरे पास आंसर आता है 183.69 इंटू 10 की द पावर ऑफ -8 ओम मीटर इज रो। रो की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर मैं 2 इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1.8369 इंटू, चूँकि ये मैंने 2 इधर शिफ्ट किया तो 100 आ गया, बाकी ये चीज़ एज इट इज़ ओम मीटर इक्वल्स टू रो। और इसको मैं इससे कम कर सकता हूँ दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा -6। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आएगा 1.8369 इंटू 10 की द पावर ऑफ -6 ओम मीटर इज द रो। ये मेरे पास रो आया दोस्तों। तो जैसे मेरे पास ये ब्लू में ले लेते हैं, ये मेरे पास रो आ गया है। इस रो को so called the resistivity, rho is the symbol and rho is to be known as it is known for resistivity। तो दोस्तों अब इस resistivity को चेक करते हैं कि हमारा जो ये टेबल है 12.2 ये किस में लाइक कर रहा है या उसके काफ़ी नज़दीक कहाँ पे लाइक कर रहा है दोस्तों। तो आइए इसको ज़रा हम लोग चेक करके देखते हैं। तो हमने 1.84 इंटू 10 की द पावर ऑफ 6, क्या यही निकला था हमारा आंसर दोस्तों? एक बार देख लेते हैं 1.83 इंटू 10 की द पावर ऑफ -6। यस, यही आंसर निकला है। और इसको ज़रा हम लोग चेक करते हैं कौन से टेबल में, टेबल 12.2 में। तो 12.2 इधर ही होगा कहीं टेबल पीछे, आई गेस ये रहा आपका टेबल। यस, ये है दोस्तों आपका टेबल, थोड़ा सा छोटा कर लेने दीजिए। ये है दोस्तों हमारा टेबल। ठीक है, इसके अंदर कितना था क्या निकाला था हमने दोस्तों 1.83 के करीब में आया था हमारा इंटू 10 की द पावर ऑफ -6 आया था। 1.83 इंटू 10 की द पावर ऑफ -6 ओम मीटर। ये किसका आएगा दोस्तों, ज़रा देखते हैं। 1.8 इंटू 10 की द पावर ऑफ 6, तो ये 10 की द पावर ऑफ 6 1.84 इंटू 10 की द पावर ऑफ 6, ये काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल दिख रहा है या सबसे ज़्यादा नज़दीक यही है। तो ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम और जो आपका मेटल है, सॉरी मैग्नीज आपका मेटल है, आई बेग योर पार्डन दोस्तों, दिस इज मैग्नीज, दिस इज मैग्नीज। ओके, तो मैग्नीज का काफ़ी नज़दीकी रेजिस्टिविटी हमारा ये निकल कर आया है। ठीक है, तो मैग्नीज को रिप्रेजेंट करेगा। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं कि अगला क्वेश्चन के अंदर क्या है। ये एग्जाम्पल भी हो गया अपना 12.5 हो गया। अब 12.6 को देखते हैं।
दोस्तों ये 12.6 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा एडिशनली इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को भी क्लिप आउट करके बाहर लेके चलते हैं और फिर इसको शॉर्ट आउट करते हैं दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को भी ज़रा हम लोग शॉर्ट आउट करके देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में अक्सर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैव लेंथ L एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो हमारे पास केस दे दिया, पहला केस जो दिया है दोस्तों। अब आप बोलेंगे पहला केस से कैसे मुझे मालूम चल गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कंडीशंस दे दी हैं और फिर बोला है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। यहाँ पे अनदर वायर की बात की, मेरी नज़र जैसी मैंने क्रॉस सेक्शन पढ़ा ना, मेरी नज़र यहाँ भी चली गई, इसलिए मैंने केस डाल दिया। हाँ ठीक है, बाकी आप पूरे क्वेश्चन को रीड करके तभी आप लोग केस डाला करें। ठीक है, तो केस 1 की बात पहले सुन लेते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ, गिवन मटेरियल बोला है तो रो की वैल्यू अभी हमको कुछ बताया नहीं, अभी 2 मिनट के लिए रख देते हैं। लेंथ हमको दे दिया है L। ठीक है दोस्तों, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इन्होंने एक काम करते हैं पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल देते हैं रेजिस्टिविटी और रो हमको नहीं मालूम। रेजिस्टिविटी सो कॉल्ड जो रो है वो हमको नहीं मालूम, अभी हमको नहीं दिया है, तो अभी एज इट इज छोड़ देते हैं फिलहाल। उसके बाद इन्होंने हमको लेंथ बोला है, लेंथ जो दिया है वो L बोल दिया। ठीक है, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है दोस्तों उन्होंने हमको कितना बोल दिया है, कैपिटल A। ठीक है, हैज अ रेजिस्टेंस, हमें दोस्तों रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने दे दिया है 4 ohms। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ, हमको दूसरे केस में रेजिस्टेंस पूछ रहा है। केस 2 दे देते हैं दोस्तों, केस 2 के बारे में जानने की कोशिश किया जा रहा है। केस 2 में पहले ये सारी चीज़ें यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसका भी तो डेटा गिवन है ना कुछ, फिर पढ़ के इसमें हम पुट करते जाएंगे। इसकी लेंथ क्या गिवन होगी देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा ये भी देख लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या होगा देख लेंगे अभी, और उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस क्या होगा ये भी देख लेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं जरा यहाँ से। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, हमको रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, ऑफ द सेम मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल दोनों में मटेरियल सेम है, मतलब गिवन वायर जो था ना वो एक ही वायर का अलग अलग हिस्सा इन्होंने काट के रख लिया होगा। एक हिस्सा ये मान लो, एक हिस्सा ये मान लो, मटेरियल एक ही है, मटेरियल दोस्तों एक ही है। तो इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टिविटी एक लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, इसका रेजिस्टिविटी dP है। ठीक है दोस्तों, इसका रेजिस्टिविटी मान लो dP है, तो इसका भी रेजिस्टिविटी dP होगा। क्यों होगा dP दोनों का रेजिस्टिविटी, क्योंकि सेम मटेरियल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये दोनों सेम मटेरियल्स के हैं, सेम मटेरियल है दोस्तों, ये मत भूलिएगा प्लीज, सेम मटेरियल है, ये सेम मटेरियल है दोस्तों, दोनों केसेस में सेम मटेरियल है, इसलिए dP इधर रेजिस्टिविटी dP और इधर भी रेजिस्टिविटी dP डाला गया है। अब लेंथ को देख लेते हैं दोस्तों, क्या कुछ कह रहा है क्वेश्चन में। ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, तो इन्होंने L/2 को लेंथ कर दिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दिया दोस्तों 2A, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A हो गया। तो ये सब चीज़ों को देखकर दिमाग में ज़रूर घंटी बज रही होगी दोस्तों कि जो ये वाला फॉर्मूला लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए दोनों केसेस में हम लोग फॉर्मूले वाइज निकाल लेते हैं। देखिए दोनों में डीपी सेम है ना, तो एक काम करते हैं, इसका भी डीपी निकाल, मतलब दोनों में डीपी की वैल्यूज निकाल के आपस में इक्वेट कर देते हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा।
जैसे हम लोग मैथ्स में किया करते हैं ना कि दोनों में जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसको एज इट इज़ इक्वेट करके हम जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उसको निकाल लेते हैं, वही सिंपल मैथ्स यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। कोई बहुत बड़ा अलग से चीज़ नहीं लगाएंगे। तो इसका भी रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, इसका भी रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे और दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों के रेजिस्टिविटी सेम है। आइए दोस्तों, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या डिड्यूस होकर बना। देखिए दोस्तों, रेजिस्टिविटी विल बी नोन एज रो बाय द वे, आर इंटू, ये इधर चला जाएगा, आर हो गया और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन गया आर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय दोस्तों लेंथ। तो ये फॉर्मूला मैं दोनों में से डाल के डीपी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये रहा ना डीपी, डीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है जी 4 ओम्स है, 4 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है जी, ए फॉर एप्पल, इट्स नॉट ए फॉर एप्पल, इट्स एक्चुअली क्रॉस सेक्शन ए से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइड में लेंथ, लेंथ इसकी कितनी है दोस्तों एल। तो ये रहा हमारा डीपी की वैल्यू। हमारे पास डीपी की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू ए बाई एल। यहाँ पे भी डीपी निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पे डीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, डीपी इस, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मालूम तो इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं, इसको x लेट कर लें, चलिए x लेट कर लिया तो क्या हो गया x इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है दोस्तों 2a, ये देखिए डाल दीजिए 2a अपॉन में l, इसकी l कितनी है दोस्तों l/2, ये है ना l/2, यहाँ पे डाल देते हैं l/2, ये देखिए तो ये यहाँ पे भी इसकी dp आ गई, dp मीन्स द रेजिस्टिविटी जो कि हमने लेट किया था। अब इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे ही हम लोग आपस में इक्वेट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर से करके दिखाते हैं, यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इक्वेट कर दूंगा दोस्तों और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे dp क्या था 4a, 4 टाइम्स a बाई l, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4a बाई l इक्वल्स टू ये वाली चीज क्या है, इसको मैं लिख दूं 2 इंटू ax, एक ही बात है ना दोस्तों, आगे पीछे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू ax अपॉन में l डिवाइडेड बाई 2, ये है दोस्तों। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 4 कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो 4 बाई ये हो गया। तो आइए दोस्तों मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहाँ पे छोड़ के बाकी सबको शिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास कैसे नज़र आएगा, ध्यान दीजिएगा, दिस x विल बी इक्वल्स टू, ये था ना 4 इंटू ए बाई एल, ये देखिए ये इधर चला गया इंटू एल हो गया और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ये a इंटू एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा, ax नहीं आएगा दोस्तों, x तो मेरे को था ना, x को छोड़ना है, ये 4a आ जाएगा, 4a हो जाएगा ना दोस्तों, एक सेकेंड ना, इसको मैं 4a जरा लिख देता हूँ, हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, सॉल्व कर देते हैं, ये देखिए 4a से 4a कट गया, l से l कट गया, तो आया क्या हमारे पास 1 आया। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1 ओम। ओम क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि ये x क्या था, रेजिस्टेंस ही तो निकालना था, ये देखिए हमने लेट किया था ना x, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 ओम आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो इस क्वेश्चन के अंदर, और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 1 ओम आंसर आया है। अगर आप इसको ऐसे देखकर करते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, और अगर आप लोग ऐसे करते हैं जैसे मैंने किया है आप लोगों के लिए, तो ये एक वेल एक्सप्लेन्ड होगा। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होगा, लेकिन ये चीज़ तो ज़रूर मालूम चल जाएगी दोस्तों कि अच्छी तरीके से चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो ये सब गिवन फैक्ट्स वगैरह लिख के, ये देखिए कैलकुलेशंस वगैरह करते हुए आराम से इसको करके 1 ओम निकाला था आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, ये वाला एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे, इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा पॉज करते हैं।